वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 में विषय हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ दूसरे पाठ का नाम है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण को मिला के शब्द बनते हैं और शब्द को जोड़ के वाक्य बनता है। तो यह पाठ में आपको मैं ये सिखाने वाली हूँ। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ दूसरे पाठ का नाम है लिपि और वर्णमाला। तो ये पाठ में हम लिपि और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए ध्वनि को पढ़िए। माड़ माड़। बच्चों, जब बच्चा बोलने को सीखता है तब उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती, जैसे कि वो माँ माँ बोलता है, उसके पीछे ड की भी ध्वनि निकलती है। तोता जब बोलता है, जैसे कि टें टें टें। बो 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 ऐसे कौन बोलती है? गौवा बोलती है। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी ही ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति या प्राणी कुछ बोलता है तो उसकी मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनियां निकलती है। जो ध्वनियां निकलती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी छोटा सा भाग है, एकदम छोटा सा भाग। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। प्रत्येक यानी कि सारे के सारे शब्द और अक्षर के लिए ध्वनि के लिए एक निश्चित कुछ ना कुछ वर्ण होता है। इन वर्गों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, ये जो वर्ग होते हैं उसके टुकड़े किए नहीं जा सकते। इन वर्गों के मेल से एक शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य। बच्चों, ये जो ध्वनि होती है इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते और उससे एक वर्ग बनता है, यानी कि एक अक्षर बनता है और अक्षर में से एक शब्द बनता है और शब्द में से पूरा वाक्य का निर्माण होता है। याद रखिए बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी कि हम जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उस भाषा की छोटी सी, जैसे कि क के साथ अ साइलेंट यानी कि अ स्वर जो होता है, अ स्वर वो क के साथ जोड़ा हुआ होता है
वो एक छोटी सी इकाई की यानी कि छोटा सा भाग उसके साथ मौजूद होता है, उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों को विशेष क्रम में मिलकर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण है, स्वर तथा व्यंजन। बच्चों, वर्णों को विशेष क्रम में मिलकर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते, एक स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। देखते हैं वर्ण, उसमें सबसे पहले होता है स्वर और नेक्स्ट होता है व्यंजन। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे स्वर। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। बच्चों, हमारे जो स्वर है उनकी ध्वनियां जो है स्वतंत्र है। इसके उच्चार के लिए यानी कि इसको बोलने के लिए किसी अन्य या किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती नहीं है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। बच्चों, ये 11 की 11 हमारे स्वर हैं, जिसके उच्चार के लिए यानी कि इसको बोलने के लिए हमें कोई भी प्रकार के अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती नहीं है। बच्चों, हमने देखा स्वर, अब हम देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चार में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। बच्चों, जिसे हमें बोलने के लिए यानी कि उसे उच्चार यानी कि उसे बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर हमारे कितने हैं? 11, अ से लेकर ओ तक वो स्वरों की हमें सहायता लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। बच्चों, देखते हैं अब हम व्यंजन क, ख, ग, घ, य, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ह। बच्चों, मैं फिर से आपको कोई भी बीच में से लेकर सुनाती हूँ और समझाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आप बोल रही हूँ तो। बच्चों, जब मैं त बोलती हूँ तब अच्छी तरह से आप बोल के देखिए, पीछे से आपको अ सुनाई देता होगा, जैसे कि तो। इसके पीछे तो के पीछे जो अ है वो एक ध्वनि है, यानी कि ये जो व्यंजन है उसको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसके पीछे अ छिपा रहता है, जैसे कि तो। हम जब त बोलते हैं तब पीछे से गले में से अ
हमारा स्वर निकलता है। उसी प्रकार कोई भी ले लो, 33 हमारे व्यंजन है, उसी में से कोई भी ले लो, जैसे कि म, ग, द, य। 33 जो हमारे 33 व्यंजन है, इसी में से कोई भी ले लो। सारे के सारे व्यंजन को स्वर की जरूरत पड़ती ही है। ध्यान देने योग्य बातें। अम और अह वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। ये न स्वर है न ही व्यंजन है। बच्चों, यहाँ पर अ के ऊपर डॉट है, इसे हम पढ़ते हैं अम और अन, दोनों प्रकार से पढ़े जाते हैं। और अ के साथ पीछे दो डॉट है, इसे पढ़ते हैं अह। ये जो दोनों वर्ण है, ये वर्ण अयोग्य वाहक है, यानी इसे ना ही तो स्वर कहते हैं ना ही तो इसे व्यंजन कहते हैं। ड और ठ वर्गों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। किसी शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा ड और ठ, इसके नीचे डॉट होता है। ये अतिरिक्त व्यंजन इसे कहा जाता है। ये व्यंजन से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये वाक्य के बीच में, शब्द के बीच में या शब्द के अंत में पाए जाते हैं। जैसे कि सड़क, बाढ़ आदि। बच्चों, ऐसे कई शब्द हैं, जैसे कि सड़क, बाढ़ आदि, ऐसे कई शब्द होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे कि क प्लस अ इक्वल टू क। बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर क आधा है, उसके साथ अ ज्वाइंट है, इक्वल टू बनता है क। ख। बच्चों, यहाँ पर ख आधा है, उसके साथ अ प्लस होकर इक्वल टू बनता है पूरा ख। स्वर के बिना व्यंजन यानी कि हलत लगाकर लिखे जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो ख के नीचे हलत लगाया हुआ है, यानी कि ख को आधा किया है, क्योंकि अभी उसके साथ अ ज्वाइंट नहीं है। जब उसके साथ अ ज्वाइंट हुआ तब पूरा बना ख। जैसे कि क आधा, ख आधा, ग आधा, ध आधा और ड आधा। कुछ अन्य व्यंजन तथा ध्वनियाँ हैं जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। कुछ बच्चों अन्य व्यंजन जिसकी ध्वनियाँ हैं जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, जैसे कि ड, ठ, ज और फ। ये सारे के सारे जो बच्चों हैं जिसके नीचे डॉट है। अनुस्वार, जंगल और झंडा। बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया कि जो अनुस्वार होते हैं, यानी कि अ के ऊपर जो डॉट होते हैं, उसे अम या अन पढ़ते। जैसे कि मैं ये शब्द पढ़ती हूँ जंगल, यहाँ पर बच्चों देखो अ के साथ न साइलेंट आता है, जंगल। उसी प्रकार झंडा। अनुनासिक, ये जो अनुनासिक है ये चंद्र बिंदी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि चांद, सांप। जब हम पढ़ते हैं चांद, तो जैसे चा के साथ हमारे नाक से या फिर गले में से कुछ न प्रकार की ध्वनि निकलती, जैसे कि चांद। इसमें बच्चों न तो बीच में लिखा ही नहीं है, फिर भी हमारे नासिका के अंदर से न उच्चार होता है, जैसे कि चांद।
बच्चों अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। हिंदी भाषा में चार संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों अब देखते हैं चारों के चारों संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। क आधा प्लस स इक्वल टू बनता है क्ष। फिर से बच्चों क आधा प्लस स इक्वल टू बनता है क्ष। नेक्स्ट त आधा प्लस र इक्वल टू बनता है बच्चों त्र। च आधा प्लस ज्ञ इक्वल टू बनता है ज्ञ। स आधा प्लस र इक्वल टू बनता है श्र। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। बच्चों दो या दो से ज्यादा वर्ण जब मिलते हैं तब एक शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। चलो बच्चों देखते हैं। जैसे कि खरगोश, खरगोश यानी कि एक प्राणी है जिसका नाम है खरगोश। बकरी, बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर ग के साथ ओ की मात्रा है, ये एक वर्ण है। और यहाँ पर र के साथ बड़ी ई की मात्रा है, वो भी हमारा एक वर्ण है। इसके मिलाप से हमारा दो शब्द बना है। खरगोश और बकरी शब्द अनेक वर्णों के योग से बनते हैं। इन शब्दों का एक अर्थ है। याद रखिए बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उसके सार्थक यानी उसके मिलाप से जो समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। बच्चों हम जो वर्ण मिक्स करने के बाद जो शब्द बनता है यानी कि दो अक्षर मिलाने के बाद जो शब्द बनता है उसके दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। शब्द के दो पार्ट से, उसमें फर्स्ट पार्ट है सार्थक शब्द और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है निरर्थक शब्द। तो बच्चों सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे डिटेल में। तो चलो बच्चों देखते हैं आगे। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों कुछ ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि रास्ता, पानी, आकाश, कमल आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि लौमत, कधी, हरामा आदि। बच्चों ऐसे शब्द आपने अभी तक नहीं सुने होंगे जो निरर्थक शब्द है। जैसे कि लौमत, अधीय, हरामा ऐसे शब्द कोई होते नहीं है जिसे कहते हैं निरर्थक शब्द, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और सार्थक शब्द जिसके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रास्ता, उसका मतलब हुआ मार्ग। जैसे कि पानी यानी कि जल, आकाश यानी कि गगन, कमल यानी कि फूल पुष्प, ऐसे नीरज, ऐसे जितने शब्द है सारे के सारे का अर्थ निकलता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द है जिसके अंदर
लवमत, कधियो, हरामा ऐसे जो शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। बच्चों, एक एक अक्षर को मिलाने के बाद शब्द बनता है। शब्दों में वर्ण भी होता है, पर वो एक एक शब्दों मिलाने के बाद पूरा सेंटेंस बनता है, यानी कि पूरा वाक्य बनता है। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे कि अनीता पढ़ रही है, मेट्रो ट्रेन तेज दौड़ रही है। बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य है, इसका किसी न किसी का मतलब होता ही है। अनीता पढ़ रही है, अनीता तो क्या कर रही है? तो पढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लेखन या पठन कार्य कर रहा है। मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, जो ट्रेन है वो तेज से दौड़ रही है। ये बने दोनों वाक्य, शब्दों के मिलाप से बनते हैं वाक्य। याद रखिए बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ होते यानी कि उसका समूह होता है, उसमें से वाक्य बनता है, उसे कहते हैं वाक्य। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकालता उस वाक्य नहीं कहा जा सकता। बच्चों, जो वाक्य होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता उसे वाक्य बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। फिर से, जिस शब्द या समूह यानी कि शब्द के समूह को मिलाने के बाद भी वाक्य का कोई अर्थ ही निकलता नहीं है, उसे वाक्य कहा जाता नहीं है। जैसे कि रहा है बच्चारो। बच्चों, आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, यानी ये वाक्य जिसके अंदर शब्द का समूह तो है पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे कि रहा है बच्चारो, जो वाक्य सही क्रम में ना हो और उसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, इसको वाक्य नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, पढ़ है रही गर्मी अधिक। बच्चों, यहाँ पर भी शब्द इधर के उधर है, यानी पूरा वाक्य अच्छी तरह से नहीं है, इसे भी वाक्य नहीं कहते। जो अच्छी तरह से ढंग का बैठता है उसे ही वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को यानी कि ऐसे शब्द समूह को वाक्य नहीं कहते, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ निकलता नहीं है। इन दोनों वाक्यों में शब्द को सही जगह पर नहीं रखा गया है। बच्चों, इन जो दोनों वाक्य है यहाँ पर शब्द अच्छी तरह अपनी जगह पर रखा गया नहीं है, जिसकी वजह से सब वाक्य का कोई अर्थ निकलता नहीं है और इसे वाक्य कहते भी नहीं।